Hello and welcome as we advance our discussion on methods of data collection to questionnaires and schedules. Now in last lecture we talked about observation and interviews. Observation is going there and directly observing it. We are not interfering with the operations of the respondent. We are not talking to the respondent. We are just observing and gathering our readings. Then we talked about interviews where there is one-to-one interaction. We are asking questions and he is giving answers. Both observations and interviews have different applications and we talked about their applications and advantages and disadvantages in previous lecture. Today we'll talk about questionnaires and schedules. Now we are taking their names together, questionnaires and schedules, because by and large these are similar tools. When you see them lying on a table, they both are similar. You won't be able to tell if it is a questionnaire or a schedule. So by and large, both are similar, but yes, there are some executional differences. The way they are executed, the way they gather the data, that is different for questionnaires and schedules. So we keep them separate. So we'll have our discussion on questionnaires, and in the end, we'll see what is the difference between questionnaire and schedule. Now, when we talk of questionnaire, what is questionnaire? Questionnaire is a set of questions. 5, 7, 8, 10, 20, 25, 50 n number of questions. It is a set of questions which is offered to the respondent for his responses. एक set of questions होगा, 5, 10, 20 कितने भी questions हो सकते हैं depending on the query. आप क्या पूछना चाह रहे हैं, उस query से related कितनी information आप extract करना चाह रहे हैं, इस तरह का आप एक set of questions बनाएंगे और वो किसी respondent को दे देंगे. Now, जो आप उस question जो सेट ऑफ क्वेश्चंस किसी को ऑफर कर रहे हैं वो दो तरह के हो सकते हैं. आइदर इट कुड बी यू कुड हैव ओपन क्वेश्चंस और क्लोज्ड क्वेश्चंस. तो हमारा जो क्वेश्चनर है उसके अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं. ओपन क्वेश्चंस क्या हुए, वेर यू आर जस्ट राइटिंग द क्वेश्चन और फिर रिस्पोंडेंट इज ओपन टू राइट his views, where respondent is open to express his views, his comments. He could express himself in 15 words, he could express himself in 50 words, he could express himself in 500 words. तो ओपन क्वेश्चन है, हम उसको बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं. वो हो सकता है कुछ और ही लिख दे. आपने पूछा उससे कि कार का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कैसा कर रहा है, हो सकता है वो कंप्लीट ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में एक ऐसे लिख दे. आपने उससे पूछा कि कार्स कौन से कलर की बिकती हैं, हो सकता है वो एक्सप्रेस करना शुरू कर दे कि स्कूटरेट्स गर्ल्स ज़्यादा चलाती हैं, लड़के बाइक्स चलाते हैं, तो स्कूटरेट्स के अंदर थोड़े से लाइटर कलर्स आते हैं, पिंक कलर आता है, वाइट कलर आता है, बाइक्स के अंदर ब्लैक आता है. तो वो अपनी कोई एक दूसरी ही स्टोरी लिख सकता है. यू आर टॉकिंग अबाउट कार्स, यू आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल्स, ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्कूटरेट्स. तो यहाँ डिफरेंस आ सकता है. तो ओपन क्वेश्चंस क्या है कि हमने क्वेश्चन दे दिया एंड ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, ही इज लेफ्ट ओपन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ. वो होते हैं ओपन क्वेश्चंस. क्लोज्ड क्वेश्चंस अगर ओपन से कंपेयर करें तो कैसे होते हैं, बिल्कुल फिक्स्ड आंसर्स होते हैं, जिनको कि हमने सुना होगा एमसीक्यूज हो गए, डाइकोटोमस हो गए. तो ये क्या है, इनके अंदर फिक्स्ड आंसर्स ही आने. एमसीक्यूज में क्या हो गया, अब उसको आपने 4 चॉइसेस दे दी, ABCD, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर, पिंक कलर, येलो कलर. अब उसको उसी में से लेना है. अब वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ग्रे भी होता है, स्टील ग्रे भी होता है, आयरन ग्रे भी होता है, नहीं. ऑफ दीज 4 यू नीड टू पिक अ चॉइस. तो अब इससे होगा क्या, इफ आई आस्क 100 पीपल, वो 100 के 100 क्या करेंगे, इन 4 में से ही कोई चॉइस लेंगे. जबकि अगर मैं ओपन क्वेश्चन किसी को दे देता, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, तो वो अपने आप को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकता था. 100 जने हो सकता है 50 अलग अलग कलर्स लिख देते हैं, हो सकता है 100 डिफरेंट कलर्स लिख डालते. So this is the main difference between open questions and closed questions that are asked in questionnaire और schedule. हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चनर की करेंगे, schedules are exactly same. जो एक छोटा सा डिफरेंस schedules में है वो हम लास्ट में बात कर लेंगे. तो whenever I am talking about anything today, it will be directed at questionnaires. Fine? हाँ, तो अब MCQs दे दिए आपने तो उसको बाउंड कर दिया कि इसी में से देना. Then you could have dichotomous questions जो जनरली ट्रू फॉल्स हो जाते हैं, yes no हो जाते हैं. तो अगेन वहां पे क्या हो गया, he is bound by the choice. या तो उसको यस कहना है या नो कहना है. वो ऐसा नहीं कह सकता है कि मुझे ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है. देयर आर नो सच ऑप्शंस अवेलेबल. आइदर यू आर
for it or against it, yes or no, true or false, or you could have A, B, C, D, red, green, blue, black, no other colors are there on offering. कौन सी ब्रांड आपको पसंद है? तो मैं 3 ब्रांड्स के नाम दे दूंगा, सोनी, सैमसंग, LG, अदर्स। अब ऐसा नहीं है कि जब हम टेलीविजन के अंदर मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड की बात कर रहे हैं तो सैमसंग, LG, सोनी लिख दिया। अब 2 जने कोई वीडियोकॉन का भी खरीद रहे होंगे, एक जना कोई कलाकार होगा जो ओनिडा का भी खरीद रहा होगा, कोई माइक्रोमैक्स, इंटेक्स का भी खरीद रहा होगा। तो वैसे तो 50 ब्रांड्स आ जाएंगी जिनका शेयर लिटरली मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। जो लीडर्स हैं वो क्या हो गया हमारे पास? सोनी, सैमसंग, LG। इसलिए वी गो फॉर MCQs, सोनी, सैमसंग, LG एंड अदर्स, क्योंकि वो अदर्स हमारी रिसर्च जानती है, मार्केट फिगर्स बताते हैं कि अदर्स डू नॉट कंट्रीब्यूट मच, तो बाय एंड लार्ज लिमिटेड है। तो क्वेश्चनर के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे दे कैन आइदर बी ओपन क्वेश्चंस और क्लोज्ड क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस, जस्ट आस्क देम व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट आर द फीचर्स दैट यू लाइक इन अ टेलीविजन। अब मैं कोई फीचर्स नहीं बता रहा हूं। MCQs में तो क्या हो सकता था कि मैं यहां पे उसको एक चेकलिस्ट दे देता, व्हाट आर द फीचर्स दैट यू लाइक इन अ टेलीविजन, स्क्रीन साइज, कंट्रास्ट रेशियो, थिकनेस, देन एंड्रॉयड, स्मार्ट टेलीविजन, सिंपल टेलीविजन, नंबर ऑफ HDMI पोर्ट्स, नंबर ऑफ USB पोर्ट्स। अब यहां पे मैंने एक चेकलिस्ट दे दी, उसमें से जो जो उसको पसंद है ही कैन टेक, वो तो हो गया क्लोज क्वेश्चन। अदरवाइज मैंने कह दिया व्हाट आर द फीचर्स दैट यू लाइक इन अ टेलीविजन, अब ही इज ओपन, वो कुछ भी लिख सकता है, कैसे भी लिख सकता है, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है। HDMI पोर्ट्स, USB पोर्ट्स, ऑडियो पोर्ट्स मैंने बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है। वो क्या लिख सकता है? मोर नंबर ऑफ पोर्ट्स। अब मोर नंबर ऑफ पोर्ट्स में विच पोर्ट्स इज ही इंटरेस्टेड इन? इज ही इंटरेस्टेड इन HDMI पोर्ट्स? इज ही इंटरेस्टेड इन USB पोर्ट्स? इज ही इंटरेस्टेड इन मल्टीपल काइंड्स ऑफ ऑडियो आउटपुट एंड इनपुट सोर्सेस? These days we have optical input sources, then there was 3.5 mm input or output source, then there is audio video, left right channel input output source. So what are we expecting? उसने तो क्या लिख दिया? पोर्ट्स, जिसमें ज़्यादा पोर्ट्स हो। कौन से ज़्यादा पोर्ट्स चाहिए? HDMI के ज़्यादा चाहिए, USB के ज़्यादा चाहिए, ऑडियो के ज़्यादा चाहिए, किस तरह के चाहिए? तो वी आर ओपन क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस। क्लोज्ड में बिल्कुल रिफाइंड आंसर आएगा, जैसा मैं चाहता हूं वैसा आएगा। ओपन में ही कुड आंसर एनीथिंग। अब जितना भी अभी डिस्कशन हुआ है उसको सुन के क्या लग रहा है कि क्लोज क्वेश्चंस ही काम के, ओपन क्वेश्चंस तो किसी काम के नहीं है। ओपन क्वेश्चंस में तो आंसर ही बिल्कुल फालतू आते हैं। इट इज नॉट सो। ओपन क्वेश्चंस आर वेरी गुड टू एक्सप्लोर द ट्रू इंटेंशंस ऑफ अ रिस्पोंडेंट। क्लोज क्वेश्चंस में तो क्या होता है, हम उससे पर्टिकुलरली पूछ लेते हैं ये कलर अच्छा लगता है, ये फीचर अच्छा लगता है, कितने HDMI पोर्ट्स चाहिए, यू आर वेरी स्पेसिफिक। लेकिन कुछ ना कुछ जब मैं अपने कंज्यूमर से बात करता हूं, आई एम अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर, मैं टेलीविजन मैन्युफैक्चर करता हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उनको कितने USB पोर्ट्स चाहिए, मैं जानना चाहता हूं उनको कितने HDMI पोर्ट्स चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कौन सी स्क्रीन साइज उनको ज़्यादा पसंद है। तो आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दीज थिंग्स। फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वो जब टेलीविजन लेते हैं तो उनके दिमाग में चलता क्या है। दीज आर ऑल द थिंग्स दैट दे विश के एक टेलीविजन के अंदर मिल जाए। लेकिन जब वो टेलीविजन खरीदने जाते हैं तब उनके दिमाग में क्या चलता है? क्या वो पैसा चल रहा होता है, क्या वो घर का एम्बियंस चल रहा होता है, अपने ड्राइंग रूम का, बेडरूम का, जहाँ पे भी उस टेलीविजन को लगाना है उसका लेआउट चल रहा होता है, डेकोर चल रहा होता है, क्या अपनी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही होती है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। जाते टाइम वो किन चीज़ों से इंपैक्ट होता है, शॉप के अंदर वो क्या चीज़ें देखता है। कई बार एक अच्छा शॉप नहीं है तो मैं अपनी ब्रांड स्विच कर लेता हूँ कि नहीं यहाँ से नहीं लेना है किसी भी हालत में। क्या चल रहा है? तो देयर आर 10,000 डिफरेंट थिंग्स जो किसी को डिसीजन को इफेक्ट कर सकती है। अब यहां पे मैं 10,000 क्वेश्चंस तो पूछने से रहा, 10,000 ऑप्शंस तो पूछने से रहा। तो व्हाट आई डू इज, जितना मेरे को लगता है कि एक टीवी के अंदर ये होना चाहिए, जितना मेरे को लगता है पास्ट रिसर्चेस ने बताया है, जनरली जो शॉप के अंदर हमारे पास आते हैं टेलीविजन लेने के लिए तो वो क्या क्या फीचर्स पूछते हैं, वो सब तो मैंने यहां डाल दिया। फिर जनरली 1-2 क्वेश्चंस ओपन भी छोड़े जाते हैं। वो 1-2 ओपन क्वेश्चंस क्या होते हैं? उस पर्सन की माइंडसेट का, उस पर्सन के इमोशन का, उस पर्सन की चॉइसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपकी जो रिसर्च है वो तो यहां से हो जाएगी, लेकिन उस रिसर्च की जो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है वो कहां से आती है? ओपन से आती है कि उसने ये रिस्पॉन्सेज दिए तो क्या कारण था। दीज क्लोज रिस्पॉन्सेज क्लब्ड विद ओपन रिस्पॉन्सेज विल टेल यू कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग में क्या ध्यान रखें। अगर आपको ओपन क्वेश्चंस के अंदर लग रहा है कि वो थोड़ा अपना फाइनेंशियल स्टेटस भी देखता है, घर वालों की चॉइस भी देखता है, तो आप अपने ऐड के अंदर वो चीजें डालने की कोशिश करेंगे।
नाउ आई एम मैन्युफैक्चरिंग अ टेलीविजन, लेकिन मेरे को अपने कस्टमर की भी इंसाइट्स मिल गई। तो ओपन क्वेश्चंस जनरली रिसर्च पर्पस से नहीं किए जाते। रिसर्च पर्पस से तो क्या हो रहे हैं, क्लोज्ड क्वेश्चंस हो रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ क्वेश्चनर्स, ऑब्वियसली इंटरव्यूज के अंदर ओपन क्वेश्चंस ही थे सारे के सारे, क्लोज्ड क्वेश्चंस नहीं होते। तो इंटरव्यूज में ओपन क्वेश्चंस ही होते हैं, मेजॉरिटी सारे क्या होते हैं, ओपन क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन यहां पे क्या हो रहे हैं, ओपन क्वेश्चंस को हम थोड़ा कम रख रहे हैं, जस्ट टू गेट एन इनसाइट। अदरवाइज रिसर्च के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्वेश्चनर्स को जब हम एज अ टूल यूज करते हैं तो हम जनरली वी फोकस ऑन क्लोज्ड क्वेश्चंस। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। इन्हीं टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ऑलमोस्ट वी कैन से कि जो ये क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, दीज लीड टू structured questionnaires while these lead to unstructured. Again, structured और unstructured को बहुत literal terms में ना लें हम। When we were talking of interviews, structured interviews क्या होते थे, एक set of questions होंगे जो मैं पूछूंगा और उसका आंसर देगा। वहां पे हमेशा सामने से क्या आता है, ओपन आंसर्स आते हैं। इंटरव्यू में हमेशा मेरे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ओपन क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन सामने से आंसर्स कैसे आते हैं, ओपन आते हैं। लेकिन हम उसको कहते क्या है, स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि मेरे पास एक सेट पैटर्न है। तो यू शुड नेवर मिक्स स्ट्रक्चर्ड विद क्लोज्ड और स्ट्रक्चर्ड विद ओपन। समझने की बात है, समझने की बात यह है कि स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होगा कि मेरे पास जो रिस्पॉन्सेज आएंगे, मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं और जितना मैं जानना चाहता हूं उतना ही मेरे को पता पड़ रहा है, उससे बाहर नहीं जा रहा है। यहां पे भी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज कौन से थे कि जब मैं एक स्टूडेंट का वाइवा ले रहा था, मैं यही जानना चाहता था कि इसको इस क्वेश्चन के बारे में पता है या नहीं, इसको फिजिक्स के ग्रेविटी के बारे में पता है या नहीं पता है, इसको मैथ्स के अंदर लेट्स से पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पता है या नहीं पता है। मैं उसी के बारे में पूछना चाहता था और मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता था और वो उसका जवाब दे देता था। तो जो भी जवाब आएंगे वो किससे रिलेटेड आएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से आएंगे, ग्रेविटी से रिलेटेड आएंगे। अगर मैं MBA के बच्चों का या BBA के बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं मार्केटिंग से पूछता हूं, कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड पूछता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये बाहर जाके कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके लाएं मेरे लिए। सो ओपन और क्लोज को इस तरह से ना लें कि वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड इज वेयर देयर इज अ सेट पैटर्न। तो सेट पैटर्न से हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है क्वेश्चन के अंदर, वो कहां से आती है, जनरली इट कम्स थ्रू क्लोज्ड क्वेश्चंस। अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन जनरली, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स जो होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, ओपन क्वेश्चंस वाले होते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस उनमें कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि उनमें हम स्पेसिफिकली कोई एक काउंट नहीं लगाना चाह रहे थे, एक टैली नहीं तैयार करना चाह रहे थे। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर। तो अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी के लिए अगर आप क्वेश्चनर यूज करेंगे तो उसमें क्या होंगे, ओपन क्वेश्चंस होंगे, और वो कैसे होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। पूछ लिए 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, उसने 5 का जवाब दे दिया नहीं दिया, फाइन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में देयर आर दीज 15 क्वेश्चंस, अगर ये सारे 15 के आंसर्स आएंगे तभी मैं उस क्वेश्चनर को वैलिड मानूंगा, क्योंकि अदरवाइज मेरे जो रिस्पॉन्सेज है उनके अंदर बायस आ जाएगा। अगेन इन 15 में से भी मेरे को पता है कि इन 8 का रिस्पॉन्स तो आना जरूरी है, अदरवाइज दिस क्वेश्चनर इज इनवैलिड। तो उन 8 का रिस्पॉन्स आ गया तो आई विल कंसिडर इट टू बी अ वैलिड रिस्पॉन्स। तो ये सारा अगर ऐसा है कि भाई हाँ मेरे को बिल्कुल पता है मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, मेरे को पता है मेरा आंसर किस शेप में आना चाहिए, दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। ओपन वाले जनरली अनस्ट्रक्चर्ड। अब ऐसी लाइन ना ड्रॉ कर लें कि स्ट्रक्चर्ड हमेशा क्लोज क्वेश्चंस ही कैरी करेंगे, बिकॉज आई सजेस्टेड कि हर क्वेश्चनर के अंदर 1-2 ओपन क्वेश्चंस होने ही होने चाहिए टू गेट द ट्रू इमोशन, ट्रू फीलिंग, ट्रू सर्कमस्टेंसेज अंडर विच ही फिल्ड द क्वेश्चनर। इन आंसर्स को हम उसकी लाइट में पढ़ सके। ये आंसर्स हमारे को बताएंगे टेलीविजन में क्या क्या डालना है, कितने पोर्ट्स डालने हैं, क्या साइज डालना है। ये हमारे को बताएंगे कि एडवर्टाइजिंग में क्या रखा जाए। ये हमारे को बताएंगे कि जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएं तो किन बातों का ध्यान रखें, कॉस्ट का ध्यान रखें या उसकी लाइट का ध्यान रखें, उसके कॉन्ट्रास्ट रेशियो का ध्यान रखें, ये बताएंगे। तो व्हेन वी टॉक ऑफ क्वेश्चनर्स देयर कैन बी ओपन क्वेश्चंस एंड क्लोज्ड क्वेश्चंस। जनरली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स जो होते हैं उनके अंदर क्लोज्ड क्वेश्चंस होते हैं, जनरली अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स के अंदर ओपन क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन है, उनमें से कोई 2 को वो आंसर कर देगा तो भी मेरे को एक आइडिया लग जाता है उसका। 5 को आंसर कर रहा है तो वेरी गुड, फाइन। बट ओपन क्वेश्चंस में जनरली हमारे को रिस्पॉन्स रेट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। 10 क्वेश्चन में ओपन लिख के दे दूँ, MCQs हैं यस नो ट्रू फॉल्स 1 2 3 4, तो कोई भी जना टिक कर देगा। लेकिन ओपन क्वेश्चंस 10 पूछ लिए जाएं, हमसे एग्जाम में नहीं लिखे जाते हैं, कोई जना मेरे लिए क्यों भरेगा क्वेश्चनर के अंदर। तो अनस्ट्रक्चर्ड थोड़े से अलग हो जाते हैं। जनरली जब क्वेश्चनर की बात आती है तो वो होते ही क्या है
स्ट्रक्चर्ड ही होते हैं। और जनरली जब बहुत अच्छे इंटरव्यूज की बात आती है तो वो क्या होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। यस, देयर आर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज, बट वो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं। जनरली जब एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बातें कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज। जनरली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स, फाइन। अगेन जनरली देयर इज नो ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर्ड ही अनस्ट्रक्चर्ड ही होंगे और ये स्ट्रक्चर्ड ही होंगे, बट दैट इज द आइडिया। स्ट्रक्चर्ड मतलब जिसमें एक पैटर्न है। इंटरव्यूज में पैटर्न नहीं रख सकते, इंटरव्यूज में पैटर्न रख दे आप तो फिर तो वो वाइवा हो गया। इंटरव्यूज तो एक डिस्कशन होता है, एक बातचीत होती है, एक बात से बात निकलती जाती है, दैट इज एन इंटरव्यू। तो ये हुई हमारी क्वेश्चनर किस तरह के हो सकते हैं। यू कुड हैव ओपन क्वेश्चंस, क्लोज क्वेश्चन, यू कुड हैव स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स। ठीक है। अब जब शेड्यूल्स की बात करेंगे तो वो भी फिर इसी तरह से क्या हो जाएंगे, ओपन शेड्यूल्स एंड क्लोज शेड्यूल्स भी बन जाएंगे। तो दिस वाज कि क्वेश्चनर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ क्वेश्चंस, 4 पेज का एक प्रिंट आउट निकला हुआ होगा जिसमें 15-17 क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? इनिशियली यू टेक सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्पोंडेंट, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, योर एड्रेस। अगर आपको लगता है कि आगे रिसर्च में काम आने वाला है तो उसकी फैमिली का बैकग्राउंड ले लेते हैं, फादर्स नेम, एज, प्रोफेशन, हाउस होल्ड इनकम, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे। और फिर हम धीरे से कहाँ आ जाएंगे, अपने काम के क्वेश्चंस पे, जो मैं टेलीविज़न के बारे में पूछना चाहता हूँ। पहले क्वेश्चंस ने मेरे को क्या बताया, इसका एज ग्रुप क्या होगा मेरे रिस्पोंडेंट का, इसका जो फैमिली इनकम है, हाउस होल्ड इनकम है, वो कितना होगा। तो अब मैं नीचे के क्वेश्चंस को इन लाइट ऑफ दोस्त देख सकता हूँ। ये भाई 20 से 40 हज़ार वाले जनरली ये स्पेसिफिकेशंस प्रेफर कर रहे हैं, 40 से 80 हज़ार हाउस होल्ड इनकम वाले इस टाइप की स्पेसिफिकेशंस प्रेफर कर रहे हैं। तो आई विल गेट सम आइडिया। तो वो क्वेश्चनर आपने देखे होंगे, सेट ऑफ क्वेश्चंस कई बार हमारे को मिलते हैं कि हम टिक करा देते हैं, और कई 2-3 ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे हम कुछ नाम लिख देते हैं, कुछ ओपन छोड़ देते हैं। दोज आर क्वेश्चनर्स। नाउ व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर्स? अगर हम देखें तो दीज आर वेरी लो कॉस्ट। Very low cost. Then they are free from bias of researcher. These are advantages. These are very low cost. Why low cost? 4 पेज 5 पेज का प्रिंट लिया हमने, क्वेश्चनर बनाया, आगे पीछे अगर प्रिंट ले लिया तो 2 पेज के अंदर कंप्लीट हो गया, एक रिस्पोंडेंट को दे दिया, उसने भर के दे दिया 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट में आपके पास एक रिस्पॉन्स आ गया। इंटरव्यू में क्या होता है, घंटों इंटरव्यूज चलते हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे बैठेंगे। इंटरव्यूज किनके लिए जाते हैं? स्पेशलिस्ट के लिए जाते हैं। तो किसी प्रोफेसर से, किसी साइंटिस्ट से, किसी डॉक्टर से आप टाइम लेंगे, कितनी देर, कितने दिनों तक तो आपको उसको ईमेल्स लिखनी है, टाइम लेना है। फिर फाइनली एक टाइम स्ट्राइक होता है जब हम उससे के पास जाते हैं, वो कहीं काम में बिजी होता है, जैसे तैसे हमारे को टाइम मिलता है, उस टाइम में 2 घंटे लगते हैं। तो अल्टीमेटली एक रिस्पॉन्स, एक इंटरव्यू के लिए घंटों की मेहनत लगी, पैसा लगा। Whereas when we talk of questionnaires, very low cost. 5 पेजेस 4 पेजेस का क्वेश्चनर है, दोनों साइड प्रिंट ले लिया तो 2 पेज 3 पेज के अंदर वो आ गया। एक मॉल के अंदर चले गए जहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, कोई खाना खा रहे थे, कोई खेल रहे थे, कोई शो का इंतज़ार कर रहे थे, कोई सामने गेम चल रहा है उसका वेट कर रहे हैं कि अब उनकी टर्न आएगी। 5 जनों को 10 जनों को दे दिया, 10-15 मिनट के अंदर 10 जनों ने रिस्पॉन्स भर के आपको वापस दे दिया, तो 10 मिनट में 10 रिस्पॉन्सेस आ गए। सो इट इज़ वेरी लो कॉस्ट, वेरी इफेक्टिव, वेरी फास्ट। ये एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस होती है हमारी क्वेश्चनर्स की, बहुत मेजर एडवांटेज। ये बहुत लो कॉस्ट है। देन जो न्यूमरेटर्स हैं, जो लेकर के घूम रहे हैं, उनका कोई स्किल सेट नहीं चाहिए, उनको तो वो क्वेश्चनर देना है सामने वाले को, सामने वाला भर के दे देगा, उनको अपने बैग में डाल लेना है। इनका हमारा जो हम जाकर के क्वेश्चनर्स में डेटा ले रहे हैं, उनके अंदर कोई स्किल सेट हमारे को नहीं चाहिए, कोई मेजर स्किल सेट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जैसे इंटरव्यूज़ में तो जो इंटरव्यूअर है उसका खुद का बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए होता है,
टेलीविजन इंटरव्यूज़ में आपने देखा होगा कि जब भी इंटरव्यूअर्स होते हैं वो बहुत एजड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि उनका इतना इंटेलेक्ट होना चाहिए कि वो सामने वाले से कुछ भी पूछ सकें। एक नोवाइस को, एक 18-20 साल का जो जस्ट ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, 21 साल 22 साल का, उसको हम बिठा दें किसी साइंटिस्ट के इंटरव्यू के लिए, तो उसको तो इतना एक्सपीरियंस ही नहीं होगा कि उसको पता ही नहीं होंगी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसको पता ही नहीं होगा हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है, तो वो कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कराएगा। तो अंदर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या पूछा जाए, उसके लिए भी टैलेंट चाहिए। तो वो क्वेश्चनर्स के लिए हमारे को जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसमें बहुत स्किल चाहिए। क्वेश्चनर्स में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हर चीज़ क्या हो गई, लो कॉस्ट हो गई, टाइम भी बच गया, एफर्ट भी बच गया, जो इंडिविजुअल चाहिए जो रिसर्च कर वो डेटा कलेक्शन कर रहा है वो भी कम स्किल का चाहिए, तो लो कॉस्ट हो गया सभी कुछ। देन इट इज़ फ्री फ्रॉम बायस ऑफ रिसर्चर। मैं उसको कुछ नहीं पूछ सकता। एक बार जब क्वेश्चन सेट हो गए, फ्रेम हो गए, हाँ ये क्वेश्चन सेट कैसे होते हैं कि मेरे को एक आइडिया आया, मैंने 20 क्वेश्चंस लिखे, फिर अपने पीयर ग्रुप के अंदर दिखाए, अपने बॉस को दिखाए, अपने गाइड को दिखाए, थोड़ा सा एक छोटा सा पायलट सर्वे किया 15 जनों को दिखा करके, और फिर इन क्वेश्चंस में कुछ गलतियां लगी, कई बार लगता है कि नहीं 2 क्वेश्चंस और होने चाहिए थे, कई बार लगता है कि ये 2 क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए थे, रिफाइनमेंट्स हुए, फिर से उनको टेस्ट किया। इसी तरह से 2-3 बार की स्क्रूटनी के बाद क्या होता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चनर तैयार हो जाता है हमारा, जिसमें सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सामने वाले को समझ में आ रहे हैं, मीनिंगफुल लग रहे हैं, लॉजिकल लग रहे हैं। अब जब ये क्वेश्चंस एक बार सेट हो गए, तब फिर आपका क्वेश्चनर 50 आपने जो रिसर्चर्स रखे हुए हैं वो जा रहे हैं और भरवा रहे हैं डेटा और लेकर के आ रहे हैं। इट इज फ्री फ्रॉम बायस ऑफ रिसर्चर। रिसर्चर तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वहां जो डेटा कलेक्ट कर रहा है आपका वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। मैं तो किसी को कह ही नहीं सकता हूं कि नहीं लाइट कलर के कपड़े अच्छे रहते हैं गर्मियों के अंदर, अब आपकी चॉइस कौन सी है। नाउ आई फोर्स्ड हिम इनटू अ कॉर्नर जहां पे वो ये कह ही नहीं सकता कि मैं गर्मियों में ब्लैक पहनता हूं। जो एक अच्छा ओरेटर है वो क्या कर सकता है, सामने वाले को इतना प्रेशराइज कर सकता है कि जो भी लॉजिकल लोग हैं, जितने भी समझदार हैं, जितने भी बड़े बूढ़े हैं, उनको हमने देखा है कि वो गर्मियों में काले नहीं पहनते हैं, डार्क नहीं पहनते हैं, आपकी क्या चॉइस है। अब वो इतना माहौल बना के आपसे पूछता है आपकी क्या चॉइस है। नाउ यू हैव बीन पुश्ड इनटू अ कॉर्नर जहां पे आपको भी कोई लाइट रंग ही बताना पड़ेगा, लाइट कलर ही बताना पड़ेगा, क्योंकि उसने आपको 20 डिसएडवांटेजेस बता दिए कि डार्क की ये डिसएडवांटेजेस हैं। अब अगर आप वो बताते हैं तो इसका मतलब आप गलत हो गए। तो एक स्मार्ट इंटरव्यूअर क्या हो सकता है, बायस्ड ओपिनियन ला सकता है। वो सामने वाले को इस तरह से प्रेशराइज कर सकता है कि सामने वाले को पता भी नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ऐसे ही जवाब देगा जो यहां पे क्वेश्चनर पूछना चाहता था। रिसर्चर जो पूछना चाहता था, जो चाहता था कि ये ऐसा जवाब दे, वो वैसे जवाब एक्सट्रैक्ट करवाने शुरू कर देगा। लेकिन क्वेश्चनर्स में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चनर में तो जो क्वेश्चन बन गए वो बन गए। अब हम तो बात ही नहीं कर रहे सामने वाले से, हमने तो उसको क्वेश्चन दे दिए, उसने वापस जवाब दे दिए हमारे को। सो दिस इज अ मेजर डिफरेंस दैट इट इज फ्री फ्रॉम बायस ऑफ रिसर्चर। इंटरव्यूज में बहुत चांस रहता है कि रिसर्चर का बायस आ जाए, यहां देयर इज नो चांस ऑफ बायस ऑफ रिसर्चर। देन respondents get adequate time. Respondents get adequate time. They get ample time. आपने उनको दे दिया। ये तो अभी एक एग्जाम्पल लिया था कि 10 जने बैठे हैं, आपने उनको दे दिया। अदरवाइज क्वेश्चनर्स कैसे होते हैं, पहले के टाइम में क्वेश्चनर्स कैसे दिए जाते थे, वो आपको पोस्ट कर दिए जाते थे। पूरे राजस्थान में जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, मैंने कहीं से उनके एड्रेसेस लिए, किसी स्कूल कॉलेज से, किसी ऑफिस से, किसी बैंक से, और उनको पोस्ट कर दिए। क्या लगा, मेरा 5 रुपए लगे। उसके अंदर एक सेल्फ एड्रेस एनवलप डाल दिया, 5 रुपए का 10 रुपए लगे, 10 रुपए में मेरा क्वेश्चनर भर के आ गया। वहीं पे अगर मैं एक आदमी को हायर करता तो वो दिन भर का कितना खर्चा लग जाता, उसका पेट्रोल का लगता, कम्यूटिंग का लगता, उसके खाने का लगता, उसको सैलरी देनी पड़ती। तो इसलिए क्वेश्चनर्स लो कॉस्ट भी हैं, फ्री फ्रॉम बायस फ्रॉम ऑफ रिसर्चर, रिस्पोंडेंट्स गेट एडिक्वेट टाइम। अब मैंने उसको मेल कर दिया है, उसके घर पे चला गया है, ऐसा नहीं है कि उसको वो मिलते ही 10 मिनट के अंदर भर के देना है। इंटरव्यूज में क्या होता है, यू नीड टू रिस्पॉन्ड नाउ। मैं सामने बैठा हुआ हूं, मैं इतना टाइम लेकर के, इतने दिनों की मेहनत करने के बाद आज आपके सामने 1 घंटे के लिए बैठा हूं, यू नीड टू आंसर मी राइट नाउ। कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया है जिसके बारे में आप थोड़ा सोचना चाहते हो, थोड़ा कागज देखना चाहते हो, यू हैव नो टाइम, अभी मेरे को जवाब दो इन इंटरव्यूज। जबकि क्वेश्चनर में आपने मेल कर दिया। पुराने टाइम की बात छोड़ दें, आज भी क्या होता है, आज क्वेश्चनर्स मेजॉरिटी कैसे फिल किए जाते हैं, थ्रू ईमेल। ईमेल कर दिए जाते हैं क्वेश्चनर, गूगल फॉर्म्स बनाते हैं, ईमेल कर देते हैं लिंक,
सामने वाला उसको भर देता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, मैंने अपना क्वेश्चंस उस पर थ्रो कर दिए, अब वो अपने टाइम के हिसाब से, कन्वीनियंस के हिसाब से भर सकता है। सुबह 8 बजे उसके पास आ गया तो अभी उसको 8 बजे भरने की ज़रूरत नहीं है। जब वो फ्री हो जाएगा, दिन को 12-1 बजे लंच लेके फ्री हो जाएगा, थोड़ी देर बैठा होगा, तब वो अपनी मेल खोल सकता है और चाहे तो वो क्वेश्चन भर सकता है, चाहे तो घर आकर के शाम को 7-8 बजे भर सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं सामने बैठा हूँ, मैंने क्वेश्चन भेजे हैं, अभी का भी जवाब दो। तो रिस्पोंडेंट्स गेट एडिक्वेट टाइम। कई बार ऐसा होता है अपने को थोड़ा सा नेट चेक करना होता है, कोई बुक्स चेक करनी होती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, अब वो अचानक से क्लिक नहीं होता है, तो कई बार रेफरेंस के लिए हम डेटा भी चेक कर सकते हैं। तो रिस्पोंडेंट्स आर गेटिंग एडिक्वेट टाइम टू गिव अ वेरी गुड प्रॉपर रिस्पॉन्स। कैन रीच अ मोर वाइड स्प्रेड एरिया, डेफिनेटली। कवर लार्जर geographical spread, can cover a larger geographical spread। अभी मैंने क्या कहा, यहां बैठे हैं और पूरे राजस्थान से कहीं बैंक से या किसी तरह से डेटा निकलवा लिया, एड्रेसेस निकलवा लिया और भेज दिए। कैन कवर लार्जर geographical spread। टीचर्स का इंटरव्यू लेना है मेरे को, टीचर से डेटा कलेक्ट करना है, कॉलेजेस के एड्रेसेस कहीं भी मिल जाते हैं, हर कॉलेज में 4 क्वेश्चनर भिजवा दिए, वेबसाइट्स के ऊपर नाम मिल जाते हैं, तो उनके नाम लिख के कॉलेज के एड्रेस के ऊपर एनवलप भेज दिया, वहां से हमारे को मिल जाएगा। कैन कवर लार्जर geographical स्प्रेड। आज कोरोना पे ऑनलाइन टीचिंग कैसी चल रही है, फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ऐसे 50 क्वेश्चनर्स आते हैं। क्यों? क्योंकि ईमेल्स मिल गई कहीं से, उनको भेज दिया। पूरे इंडिया में जा रहे हैं, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, और जा भी सबके पास रहे हैं। मैं यहां पर बैठ करके एक ईमेल लिस्ट उठाता हूं, किसी कॉन्फ्रेंस में जब मुझे मिली थी, और उस पर भेज देता हूं, तो आई एम गेटिंग रिस्पॉन्डेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। तो जोग्राफिकल कैन कवर लार्जर जोग्राफिकल स्प्रेड। एंड देन इसी से रिलेटेड ऑलमोस्ट लार्जर सैंपल साइज। ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड क्या होगा, जब जोग्राफिकल स्प्रेड इतना बढ़ गया, एक ईमेल के अंदर 100-500 एड्रेस आ जाते हैं, मैं एक साथ 100 मेल्स शूट कर रहा हूं, पूरे इंडिया में वो स्कैटर हो रही है, मेरा तो एक सेंड दबाना हुआ और अचानक से पूरे इंडिया में 100 जनों के पास मेरा क्वेश्चनर पहुंच गया। फिर से एक बार 100 सेंड दबाना हुआ, अलग 100 जनों के पास, पूरे इंडिया के अलग 100 जनों के, 200 जनों के पास मेरा 2 मिनट में क्वेश्चनर पहुंच गया। लार्जर जोग्राफिकल स्प्रेड। और ये इंडिया क्यों? अगर वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरे को डेटा मिला है, पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया डेटा। लार्जर सैंपल साइजेस, क्या करना है, सेंड ही तो दबाना है। अगर जीमेल आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है कि दिन में 500 ही ऐसी तरह से भेजने देगा, कोई बात नहीं, 300 आज भेजते हैं, 300 कल भेजेंगे, 300 परसों भेजेंगे, क्या होगा? दिन के 300 भेजने से भी 10 दिन के अंदर 3000 मेल्स भेज चुका हूंगा मैं, जिनके अंदर मेरा क्वेश्चनर पड़ा होगा। तो यू कैन गैदर डेटा फ्रॉम लार्जर सैंपल साइजेस। इंटरव्यूज में क्या हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, टाइम बाउंड है, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जनरली जब भी कोई इंटरव्यू बेस्ड रिसर्चेज होती हैं, वो 5-7-10 जनों के इंटरव्यू पे बेस्ड होती है, क्योंकि बहुत बार इंटरव्यूज हमारे को रिपीटेटिव भी लेने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा सैंपल साइज बहुत कम रहता है, जबकि क्वेश्चनर्स में यू कैन हैव वेरी लार्ज सैंपल साइजेस। देन इफ वी टॉक ऑफ सम डिसएडवांटेजेस, ये तो सारी अच्छी बातें हुई। इफ वी टॉक ऑफ डिसएडवांटेजेस, तो डिसएडवांटेजेस क्या हो जाती है हमारी क्वेश्चनर्स की केस में अगर देखें तो? लो रिस्पॉन्स रेट, ये एक मेजर हर्डल है, मेजर इशू है, मेजर प्रॉब्लम है क्वेश्चनर्स के साथ। लो रिस्पॉन्स रेट, रिस्पॉन्स रेट इज वेरी लो। ये जो मैंने अभी 10 दिन में 3000 क्वेश्चनर्स भेज दिए हैं, इमेजिन करके देखिए आपके घर में भी कई बार मेल में ऐसे कुछ चीज़ें आ जाती होंगी, हम कितनी बार रिस्पॉन्ड करते हैं? तो देयर इज अ हाई लाइक्लीहुड, वेरी हाई लाइक्लीहुड कि ये जो 3000 क्वेश्चनर्स मैंने मेल कर दिए हैं, इनमें से 300 का ही जवाब आए। तो वेरी लो रिस्पॉन्स रेट, बट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यू टू ईज, 10 दिन में 300 रिस्पॉन्स कम नहीं होते हैं, इसका मतलब दिन के 30 रिस्पॉन्स आ गए हमारे पास, जबकि यहां पे दिन के 3-4 से ऊपर नहीं आ सकते। 3-4 इज हायर एंड, 3-4 इंटरव्यूज अगर दिन में कंडक्ट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।
इसका मतलब इन स्पाइट ऑफ दिस हैंडीकैप, इन स्पाइट ऑफ दिस डिसएडवांटेज, we can get larger sample sizes and we can get larger response rates, overall responses. response rate तो कम ही रहेगी लेकिन overall number of responses ज़्यादा हो सकते हैं. तो yes, this is a disadvantage. लेकिन जो ease हमारे को आजकल ईमेल के थ्रू मिलता है कि एक ईमेल हम हज़ारों लोगों को भेज सकते हैं, तो वो हमारे को थोड़ा सा एडवांटेज दे देता है. और ये जो डिसएडवांटेज है इसको कहीं ना कहीं हम ओवरकम कर लेते हैं क्योंकि वैसे हम ज़्यादा को भेज सकते हैं. तो इन स्पाइट ऑफ लो रिस्पॉन्स रेट मैंने 10 दिन में 300 रिस्पॉन्सेज ले डाले. देन रिस्पॉन्डेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड. ये एक छोटी सी प्रॉब्लम रहती है. रिस्पॉन्डेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड. उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए कि वो मेरा क्वेश्चनर पढ़ सकें, लिख करके जवाब दे सकें. यहाँ इंटरव्यूज़ की हमारी बात हो रही थी तो हमने लिया था कि इंटरव्यूज़ यस स्पेशलिस्ट से ही होते हैं, साइंटिस्ट से ही होते हैं, मार्केट एक्सपर्ट से ही होते हैं, फिजिसिस्ट से ही होते हैं, डॉक्टर्स से ही होते हैं, तो एक्सपर्ट्स से ही होते हैं इंटरव्यूज़. बट कभी कभी कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उनका भी इंटरव्यू होता है कि क्या कारण था, कैसे एक्सीडेंट हो गया. कहीं पे कोई, अभी कोरोना का टाइम्स चल रहे हैं, लेबर के पास काम नहीं है, शॉप ओनर्स के पास कस्टमर नहीं है, तो उनसे जाके भी इंटरव्यू लिया जा सकता है. तो ऐसे लोगों से भी इंटरव्यू लिया जा रहा है जो नेसेसरीली बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है. तो इंटरव्यूज़ तो उनके लिए जा सकते हैं क्योंकि हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह से आपका बिजनेस चल रहा है. दैट कैन बी डन. लेकिन यहाँ तो क्योंकि उसको जवाब देना है तो उसको पढ़ना आना चाहिए. आपने क्या लिख रखा है, हियर आई एम आस्किंग. आप इतनी दूर से चल के आ रहे हैं, 1500 किलोमीटर से चल के आ रहे हैं, क्यों चल के आ रहे हैं, वहाँ पे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ये पूछ सकता हूँ उससे, वो जवाब दे देगा अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में. बट यहाँ अगर यही चीज़ मैंने लिख के पूछ ली, क्योंकि क्वेश्चनर्स में तो क्या होता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर मैं लिख के पूछ रहा हूँ तो सामने वाले को पढ़ना भी तो आना चाहिए. और पढ़ना आने के बाद यू शुड हैव द कैपेसिटी टू राइट इट. ये एक छोटा सा आता है प्रॉब्लम अगेन. तो लो रिस्पॉन्स रेट वाज अ प्रॉब्लम जिसको कि हम काउंटर कर लेते हैं बहुत ज़्यादा मेल्स भेज करके. रिस्पॉन्डेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड. वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनको लिखना पढ़ना आना चाहिए. दिस प्रॉब्लम इज ओवर कंपेंसेटेड इन शेड्यूल्स. पहली बार अब हम शेड्यूल्स की बात करें. शेड्यूल्स क्या होते हैं, यही क्वेश्चनर हम किसी को दे नहीं देंगे कि आप भर देना. यही क्वेश्चनर मैं अपने हाथ में रखूंगा और आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और जो आप जवाब देते जाओगे वो टिक लगाता जाऊंगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल. देयर इज एन एन्यूमरेटर जो कि आप बोलते जाओगे और वो एन्यूमरेट करता जाएगा. विच कलर डू यू लाइक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक. आपने रेड बोला, मैं रेड पे टिक कर दूंगा. इन सच केसेस रिस्पॉन्डेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड वाली लिमिटेशन को भी हमने टू एन एक्सटेंट ओवरकम कर लिया. कैसे? क्वेश्चनर के थ्रू नहीं हुआ लेकिन शेड्यूल से हो गया. हाँ, अब शेड्यूल्स की दुनिया में जाते ही वापस प्रॉब्लम ही हो जाएगी कि आई कैन नॉट गेट डेटा फ्रॉम 3000 शेड्यूल्स, क्योंकि इसमें तो एक आदमी को जाना पड़ रहा है, वो सारे क्वेश्चंस रीड आउट करने पड़ रहे हैं, तो रिस्पॉन्सेज कम आते हैं. रिस्पॉन्स रेट तो हाई हो जाती है क्योंकि मैं जिससे पूछता हूँ अगर उसने जवाब नहीं दिया तो नहीं दिया, मैं उस शेड्यूल को खराब ही नहीं करता हूँ, अगले पे चला जाता हूँ. उसने जवाब नहीं दिया, अगले पे चला जाता हूँ, वो जवाब दे रहा है, लिख लेता हूँ. तो इस केस में एक ही शेड्यूल यूज हुआ और उस पर रिस्पॉन्स आए, तो रिस्पॉन्स रेट तो अच्छी मिल जाती है शेड्यूल्स में. लेकिन 10 दिन में 300 शेड्यूल नहीं भरवाए जाएंगे जो मैंने यहाँ भरवा दिए थे कि 10 दिन में 3000 ईमेल्स भेजे, 300 का वापस जवाब मिल गया. शेड्यूल्स में ये तो प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि किसी को बाहर जाकर के वो डेटा गैदर करना है. एक और प्रॉब्लम रहेगी, लो कॉस्ट थी क्वेश्चनर्स की, इनकी कॉस्ट हाई हो जाएगी. क्वेश्चनर्स कैसे जा रहे थे, सेंड सेंड सेंड, 3000 जनों के पास चले गए. यहाँ 3000 जनों के पास एक आदमी को जाना पड़ेगा जिसके हाथ में वो क्वेश्चंस होंगे. तो इट इज़ अ कॉस्टली एक्सरसाइज. तो लो कॉस्ट वाला थोड़ा सा शेड्यूल्स के अंदर कॉस्टली बन जाता है, लेकिन इंटरव्यूज जितना फिर भी कॉस्टली नहीं है. तो वी कैन से कि शेड्यूल्स क्या है, क्वेश्चनर और इंटरव्यू के बीच का रास्ता है कि इतने ज़्यादा सस्ते भी नहीं है लेकिन इतने ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इतना लो रिस्पॉन्स रेट भी नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं आता है. रिमेंबर, रिस्पॉन्स रेट एंड रिस्पॉन्सेस. वेरी लो रिस्पॉन्स रेट, 3000 में से 300 नहीं जवाब दिया, 10% रिस्पॉन्स रेट, लेकिन स्टिल 300 जनों का रिस्पॉन्स आ गया, लार्ज रिस्पॉन्स. तो यहाँ पे अगर हम शेड्यूल्स की बात करें तो लो रिस्पॉन्स रेट को हम काउंटर कर लेते हैं, कॉम्बैट कर लेते हैं, लेकिन सैंपल साइज इतने बड़े नहीं कर सकता मैं जितने क्वेश्चनर्स में कर सकता हूँ. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कोर डिफरेंस.
और उसी डिफरेंस से आने वाली इश्यूज को भी आप समझ रहे हैं कि एक ईमेल तो भेज दी 3000 लोगों को, शेड्यूल 3000 से कैसे होएगा, जा के क्वेश्चन बोलने पड़ते हैं, टिक मेरे को ही करवाने। फाइन, रिस्पॉन्डेंट्स नीड टू बी एजुकेटेड, यहाँ शेड्यूल्स में ऐसी जरूरत नहीं है, बट क्वेश्चनर्स की अगर बात कर रहे हैं तो यस दे नीड टू बी एजुकेटेड टू एन एक्सटेंट कि वो पढ़ सकें और लिख सकें। देन डिसएडवांटेज है कंट्रोल ओवर क्वेरी इज लॉस्ट, इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी, इनबिल्ट inflexibility and control over query is lost. इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इतना रिजिड है, 15 क्वेश्चन लिखे हुए और मेल कर दिए किसी को। अब जैसे ही मेल हो गए आपको लगता है कि ये तो बात सही नहीं थी, ये क्वेश्चन सही नहीं था, ये क्वेश्चन 4th पूछा जाना था और ये क्वेश्चन 8th पूछा जाना चाहिए था, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। दैट इज एन इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आप दे चुके, आप भेज चुके क्वेश्चन। इंटरव्यूज में ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? मैं यहीं पे तो बैठा हुआ हूं, खुद ही अपने पेन से इसके ऊपर 8th लिख दूंगा, इसके ऊपर 4th लिख दूंगा और जब पूछूंगा तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा। लिखे हुए मैं कैसे भी हूं, पूछते टाइम तो मैं लॉजिकली पूछ सकता हूं। तो इंटरव्यूज के अंदर वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मैं सामने ही तो हूं, मैं खुद वहां बैठा हुआ हूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी ला सकता हूं। फिर कोई एक वर्ड है जिसमें आपको लग रहा है कि ये तो मैंने वर्ड थोड़ा सा ऐसा यूज कर लिया जो कि हो सकता है सामने वाले को समझ में नहीं आए। शेड्यूल्स के अंदर क्या हो सकता है, ऐसे वर्ड को जब मैं नरेट कर रहा हूँ, जब सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है और मैं जब उसको क्वेश्चन बोलता हूं और क्वेश्चन उसको वर्ड बाय वर्ड समझ में नहीं आता है, तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो पूछ लेगा तो क्या होगा कि जो एक थोड़ा सा मेरे से वर्ड ऐसा लग रहा था कि शायद सामने वाले को समझ में आए या नहीं आए, ऐसा एक वर्ड कौन सा है? लेट अस से ओटीटी। ओटीटी क्या है? ओवर द टॉप। पहले हमारे पास केबल, सबसे पहले दूरदर्शन था जो एंटीना से आता था, फिर हमारे पास केबल टेलीविजन हुआ जो तार से आने लग गया था। केबल वाला हमारे यहाँ तार लगा के जाता था, पहले एंटीना से आता था दूरदर्शन, ऊपर एक एंटीना लगता था और उससे डायरेक्ट आता था। फिर एक एरा आया जब केबल टेलीविजन आया, कोई जना हमारे यहाँ केबल लगा के जाएगा और उसके थ्रू टेलीविजन आएगा। फिर एक एरा आया हमारे पास डीटीएच का, कि डिश लगी हुई होगी, हमारी खुद की डिश है। पहले क्या होता था, केबल वाले की डिश होती थी, उसके यहाँ सारे चैनल आते थे और फिर केबल से मेरे यहाँ आते थे। डीटीएच में क्या हुआ, वो डिश मेरे घर पे लगने लगी और डायरेक्ट टू होम, नॉट थ्रू केबल ऑपरेटर, वो चैनल्स डायरेक्ट मेरे घर पे आने लगे, डीटीएच हो गया। अब उसका एक और नया हमारे पास वेरिएंट आ रहा है ओटीटी। ये जितने भी हम ऑनलाइन वेरिएंट्स देख रहे हैं, लाइक अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स हो गया, Z5, हॉटस्टार, वूट, ये सब क्या है? ओटीटीज, ओवर द टॉप। अब अगर हमने अपने क्वेश्चनर में ओटीटी लिख दिया, मुझे तो लॉजिकल लग रहा था, मैं तो इस पर रिसर्च कर रहा हूं, मैं तो इस पर 3 साल से काम कर रहा हूं, मेरे लिए तो ओटीटी वॉज लाइक बैक ऑफ हैंड, ब्रेड एंड बटर, दाल और रोटी। तो मेरे लिए ओटीटी कोई बहुत बड़ी टर्म नहीं थी, मैंने ओटीटी लिख दिया। लेकिन अब वो उस क्वेश्चनर के अंदर जब आपने ओटीटी लिख करके भेज दिया लोगों को, उनको समझ में नहीं आ रहा ओटीटी क्या है। दिस इज इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी, कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन यही चीज अगर शेड्यूल में होती, मैं पूछता आर यू यूजिंग ओटीटीज, डू यू वॉच टेलीविजन थ्रू ओटीटीज, सामने वाला अचानक से पूछा ओटीटी, तब हम उसको क्या कहते हैं, ये जैसे नेटफ्लिक्स आ रहा है, अमेजॉन प्राइम आ रहा है, तो वो हमारे को जवाब दे देता। तो ये एक इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी किसकी है? क्वेश्चनर्स की। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चनर्स। यहाँ जगह नहीं है, पता नहीं ये दिखेगा या नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चनर्स। क्वेश्चनर्स की इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी रहती ही रहती है कि हम बाद में कुछ नहीं कर सकते। शेड्यूल्स में टू एन एक्सटेंट इट कैन बी ओवरकम, इंटरव्यूज में तो आपके हाथ में कुछ भी बोल दीजिए, कैसे भी एक्सप्लेन कर दीजिए। देन देयर इज कंट्रोल ओवर क्वेरी इज लॉस्ट, कि जो एक बार क्वेरी बन गई वो बन गई, ये दोनों ऑलमोस्ट रिलेटेड है। अब उस क्वेरी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह गया, वो कैसे रिस्पॉन्सेज लाने वाली है, वो कैसे जवाब लाने वाली है, वही इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी। आपने ब्लैक, व्हाइट्स, ग्रे और अदर कलर लिख के भेज दिया, फिर पता पड़ा कि ग्रे नहीं सिल्वर ज़्यादा चलता है कार्स के अंदर, अब कुछ नहीं हो सकता। कंट्रोल ओवर क्वेरी इज लॉस्ट। आपने जिस तरह से जो चीज़ पूछ ली, अब उसका गलत मीनिंग जा रहा है, गलत आंसर आ रहा है, गलत चॉइसेस गई हुई हैं, तो ऑलमोस्ट रिलेटेड है इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी। और वो उस इनबिल्ट इनफ्लेक्सिबिलिटी के कारण ही क्या होता है, द कंट्रोल इज लॉस्ट।
वो जो इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, रिजिडिटी है। रिजिडिटी के कारण क्या हो रहा है, हमारा कंट्रोल उस पर से चला जाता है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई हमारी। देन possibility of ambiguous replies. Possibility of ambiguous replies or omissions. Ambiguous replies मतलब पहले क्वेश्चन में हमने पूछा कि आपके घर स्कूटरेट है या नहीं, उसमें यस या नो था, उसमें उसने कर दिया नो। सेकंड क्वेश्चन में हमने पूछा आपके घर पे कौन से कलर की स्कूटरेट है, रेड, ब्लैक, ब्लू, अदर्स। अब पहले में तो उसने नो किया है, लेकिन अब यहां पे क्योंकि मेरे क्वेश्चंस ऐसे बन गए थे कि मैंने कुछ चॉइस छोड़ी नहीं, अब उसने किसी भी कलर पे टिक कर दिया। तो अब हालांकि उसके यहाँ स्कूटरेट नहीं है, लेकिन उसने टिक इस पे कर दिया कि मेरे घर पे ब्लैक स्कूटरेट है, क्योंकि मेरे क्वेश्चन फ्रेम करने में प्रॉब्लम रह गई। मैंने उसको एक कंपलसरी क्वेश्चन बना दिया, कंपलसरी क्वेश्चन बना दिया तो उसको रिप्लाई देना पड़ा। अब ये क्या हो गई, एक इनकंसिस्टेंसी आ गई, एम्बिग्यूअस रिप्लाईज आने लगे। जब स्कूटरेट नहीं है तो वो कलर कैसे होगा उसके घर में। तो इस तरह के कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रिप्लाईज आ सकते हैं कि ये चीज़ है नहीं लेकिन ये हो रहा है। देन ओमिशंस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस को वो ओमिट करना शुरू कर दे, कुछ क्वेश्चंस को वो करे नहीं, सॉल्व नहीं करे, लिखे नहीं। जो क्वेश्चंस उसको लग रहे हैं कि नहीं ये तो मुझे नहीं आता, ये जो टाइम खाएंगे, इससे तो मेरी पर्सनैलिटी का पता पड़ जाएगा, इससे तो मेरी सैलरी का पता पड़ जाएगा, हो सकता है वो उन क्वेश्चंस को जवाब नहीं दे। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी कि जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं उनकी वैलिडिटी का, उनका इतना कोई हमारे पास कंट्रोल नहीं है कि क्या वो रिलायबल रिस्पॉन्सेज हैं या नहीं, ट्रस्टवर्दी रिस्पॉन्सेज हैं या नहीं। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो ये एक प्रॉब्लम इनके अंदर रहती है, पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बिगस रिप्लाईज और ओमिशंस। हो सकता है गड़बड़ रिप्लाईज आ जाए जो देखते ही पता पड़ रहा है कि ये दोनों रिप्लाईज एक आदमी के नहीं हो सकते, तो एम्बिग्यूटी हो सकती है, या ओमिशंस छोड़ ही दी उसने कि इससे मेरी आइडेंटिटी पता पड़ जाएगी, मेरा सैलरी पता पड़ जाएगा। देन इसी से रिलेटेड, ऑलमोस्ट इसी से रिलेटेड, लैक ऑफ ट्रस्टवर्दीनेस नहीं बन पाती है कि ये सारे जो जवाब दिए गए हैं ये सच है या नहीं है। मोर ऑफन देन नॉट जब एक क्वेश्चनर सामने आता है, हम वो जवाब देने की कोशिश करते हैं जो विच साउंड करेक्ट, जो मेरे हिसाब से करेक्ट है या नहीं, मैं ऐसा करता हूं या नहीं ये नहीं, विच साउंड करेक्ट। बड़ों का आदर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मैं करता हूं या नहीं, मैं उसका जवाब नहीं देता हूं, करना चाहिए। तो इसलिए जो ट्रस्टवर्दीनेस है, कोई गारंटी नहीं है कि सामने वाले ने जो बताया है वो उसका ट्रू ओपिनियन है या नहीं, उसकी ट्रू स्टेट है या नहीं। तो ट्रस्टवर्दीनेस लैक करती है क्वेश्चनर्स में। बट शेड्यूल्स के अंदर वो ट्रस्टवर्दीनेस आ सकती है क्योंकि आदमी सामने बैठ के रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हम उसका एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो किन कंडीशंस में रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या वो इसको रिस्पॉन्स को देते टाइम कुछ छुपा रहा था, क्या ऐसा लग रहा था कि ये छुपा रहा है, क्या उसने सोच के जवाब दिया, क्या उसने पहले दूसरी वैल्यूज़ बोल के बाद में दूसरी वैल्यूज़ बोली। तो यहाँ हम थोड़ा बहुत उसको कॉम्बैट कर सकते हैं। बट ट्रस्टवर्दीनेस का तो एक इशू रहेगा इसके अंदर, क्वेश्चनर्स के अंदर तो डेफिनेटली रहता है। जब वी आर नॉट एबल टू रिलाई ऑन द रिस्पॉन्सेस, कोई गारंटी नहीं है कि वो रिस्पॉन्सेस सही है या नहीं। हाँ, इस चीज़ को कैसे करेक्ट किया जाए, इसके लिए हम कुछ कंट्रोल क्वेश्चंस डाल सकते हैं। एम्बिग्विटी हटाने के लिए, ट्रस्टवर्दीनेस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मतलब अपने क्वेश्चनर के अंदर 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चंस डाल दिए जाएं जो हमारे को बता दें कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं। जैसे कि हम किसी से पूछते हैं कि आप महीने में कितने रुपए का पेट्रोल भरा लेते हैं, तो उसने कह दिया कि 2000 रुपए का पेट्रोल भरवा लेता हूं। या फॉर सिंप्लिसिटी लेटस से उसने कह दिया अभी आपकी सरकार ने 90 रुपए का पेट्रोल किया हुआ है, तो लेटस से वो कहता है 1800 रुपए का पेट्रोल भरवा लेता हूं। तो एक क्वेश्चन में आपने उससे पूछा कि 1800 रुपए का पेट्रोल वो भरवा लेता है। 1800 रुपए का पेट्रोल
अगर 90 रुपीज़ से लगाया जाए तो कितना हो गया, 20 लीटर हो गया, 90 पर लीटर है। और हो सकता है, मेरे को तो 15-20 दिन हो गए पेट्रोल भराए हुए, तो हो सकता है सरकार ने इसको 9500 भी करा दिया हो, नो आइडिया। बट 90 रुपीज़ से अगर उसने 1800 रुपये का पेट्रोल भरा रहा है तो मैं ये मान लेता हूँ कि वो 20 लीटर्स पेट्रोल भरा रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि वो 20 लीटर पेट्रोल भरवा रहा है। अब हम उससे 4-5 क्वेश्चन नीचे क्या पूछ लेते हैं कि दिन भर में कितनी गाड़ी चला लेते हो, तो वो हमारे को कहता है 20 किलोमीटर्स पर डे। और फिर उसी क्वेश्चन में मैंने उससे कहीं पूछ के रखा हुआ है कि आपके पास कौन सा व्हीकल है जिस पे आप ये सारी अपनी ट्रैवलिंग करते हो, तो उसने कहीं पे मेरे को कहा कि एक्टिवा है उसके पास। तो एक्टिवा में आई कैन अज्यूम 30, 35, 40 की एवरेज होगी। बहुत ख़राब है तो हो सकता है 25 तक की होगी, बहुत अच्छी है तो 40-42 की होगी, 45 हो जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। तो लेट अस से हमारे पास जो उसकी माइलेज आ रही है वो कितनी आ रही है, 40 किलोमीटर्स पर लीटर। इस तरह की अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है। 30 दिन होते हैं महीने में, तो इसका मतलब वो कितना चला रहा है, 600 किलोमीटर्स चला रहा है। अब यहां पे मेरे को ये डाउट होना शुरू होता है कि जब वो महीने भर की खुद की ट्रैवलिंग कितनी बता रहा है, 600 किलोमीटर्स की बता रहा है, और उसने 1800 रुपये का 20 लीटर पेट्रोल भराया है। अगर मैं ये मान लेता हूं कि वो 40 की एवरेज देता है, 40 किलोमीटर्स पर लीटर उसका एक्टिवा चल जाता है, तो यहां वो कितना आना चाहिए, 800 किलोमीटर्स। वेरी सिंपल। 1800 रुपये का उसने कहा कि पेट्रोल भराता है, 90 रुपीज़ का पेट्रोल है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 20 लीटर पेट्रोल वो भरवाता है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या वाकई में वो 1800 रुपये खर्चता है या नहीं खर्चता है पेट्रोल पे। तो मैंने उससे थोड़ा टाइम बाद क्या पूछा कि आप दिन भर में ऑन एन एवरेज कितना घूम लेते हैं, ट्रैवलिंग हो जाती है, तो उसने कहा 20 किलोमीटर की ट्रैवलिंग डेली हो जाती है। इसका मतलब 30 दिन में कितनी ट्रैवलिंग हो गई, 600 किलोमीटर की। अब अगर हम इस रास्ते से आते हैं, ही हैड 20 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 40 किलोमीटर्स पर लीटर की अगर हम उसकी एवरेज मान लेते हैं एक्टिवा की, एविएटर की, जो भी उसके पास है, तो 800 किलोमीटर्स की जर्नी वो कर सकता है मंथ में यूजिंग दिस पेट्रोल। और यूजिंग ए स्टेटमेंट ऑफ 20 किलोमीटर्स पर डे वो कितना चला रहा है, 600 किलोमीटर। और मेरे को ये पता पड़ गया कि उसके पास गाड़ी कौन सी है, एक्टिवा। तो नाउ आई कैन जॉइन दिस कंप्लीट पिक्चर कि एक्टिवा है, 20 किलोमीटर पर डे चलाता है, तो 30 दिन का 600 किलोमीटर हो गया, 40 की करीब एवरेज देती है एक्टिवा, 20 लीटर में 800 किलोमीटर चल सकता है। अब उसका एक स्टेटमेंट तो क्या कह रहा है कि वो 600 किलोमीटर घूमता है, उसका एक स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वो 800 किलोमीटर घूमता है। तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि जो मेरा रिस्पोंडेंट है वो सही कह रहा है। यस, 800 और 600 के अंदर डिफरेंस है, बट आई कैन अज्यूम कि वो सही ये कह रहा है, क्योंकि यहां कहीं पे थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है मैंने जो 40 माना है वो 35 की ही एवरेज दे रही हो, उसने जो 20 किलोमीटर्स माना है हो सकता है उसका 20-22 हो जाता हो, 20.5 हो जाता हो, 21 किलोमीटर हो जाता हो। तो आई कैन अज्यूम कि अब जो मेरा रिस्पोंडेंट है उसकी पूरी स्टोरी सही चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कंट्रोल क्वेश्चन डाल दिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्रोल क्वेश्चन से मेरे को उसकी पूरी स्टोरी पे विश्वास हो गया। जहां जहां भी आपको क्वेश्चंस लगते हैं वेयर ही कुड हाइड समथिंग, वहां आप कंट्रोल क्वेश्चंस डाल दीजिए। तो उस कंट्रोल क्वेश्चन से क्या होगा, हमारे को पता पड़ जाएगा। अगर वो अपनी सैलरी का कहीं पे स्टेटमेंट दे रहा है तो नीचे 2-3 क्वेश्चंस ऐसे डाल दिए जाएं जिससे कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए कि वाकई में इसकी सैलरी इतनी है या नहीं। अगर वो कह रहा है कि मेरी 60,000 रुपया सैलरी है, और नीचे कहीं पे सेविंग्स के अंदर जब वो बात आती है तो वो कहता है कि मैं 500 से 1500 रुपये सेव करता हूँ पर मंथ, तो यहाँ अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। 60,000 वाला 500 रुपये नहीं सेव करेगा, इसका मतलब हो सकता है उसकी सैलरी कम हो। या वो कहता है कि मेरी सैलरी 20,000 है और आप सेव कितना कर लेते हैं, करीब 5-6 हज़ार रुपया मैं मंथली सेव कर रहा हूँ। 20,000 रुपये सैलरी वाला 5-6 हज़ार रुपया सेव नहीं कर सकता। इफ़ इज़ अ बैचलर देन इट इज़ ओके, लेकिन अगर फैमिली रन कर रहा है तो 20,000 वाला 5,000 सेव नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल क्वेश्चंस डाल दिए जाएं फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस जिन पे आपको डाउट है। उससे क्या होगा, ये जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आई हैं, ट्रस्टवर्दीनेस, एम्बिगिटी, ये रिमूव होने लग जाएंगे। फाइन, सो दिस इज हाउ वी कैन कॉम्बैट दीज टू इश्यूज कि जो ओमिशंस हो रहे हैं, कुछ छूट रहा है, एम्बिगिटी आ रही है, विश्वास नहीं हो रहा है, ट्रस्टवर्दीनेस नहीं आ रही है, तो यू कैन काउंटर दीज थिंग्स इन दिस वे। सो दीज वर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्वेश्चनर्स। शेड्यूल्स की अगर हम बात करें तो हमने बीच में बात करी ली इससे रिलेटेड। क्वेश्चनर्स क्या होते हैं कि क्वेश्चंस का सेट बनाया जाता है और मेल कर दिया जाता है। पहले वो फिजिकल मेल से जाता था, आजकल ईमेल से चला जाता है।
शेड्यूल्स में देयर इज एन एन्यूमरेटर, मैं एक टीम बनाऊंगा 15-20 जनों की, उनको वो क्वेश्चनर्स के प्रिंट आउट दूंगा और फिर वो जाकर के पूछ के भरते हैं। मेजर डिफरेंस ये रह जाता है कि जो यहाँ पे हमारी कमियां रह रही है कि सामने वाले को समझ में नहीं आएगा ओटीटी क्या है, लो रिस्पॉन्स रेट है, उसको हम कॉम्बैट कर सकते हैं कि जब वो सामने खड़ा होगा तो वो बता देगा कि ओटीटी का क्या मतलब है। तो एम्बिगिटीज भी कम होंगी, वो चेक भी कर सकता है, वहाँ पे रिस्पॉन्स ले सकता है। नीचे एक रिस्पॉन्स रिमार्क्स का कॉलम डाल दिया जहाँ पे वो अपने रिमार्क्स डाल देगा कि उसको क्या लगता है जो सामने वाले ने जवाब दिया वो कंफर्टेबल था या नहीं, छुपा रहा था या नहीं। सो दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल्स। तो आज हम इसको यहीं पे रोकेंगे। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक अबाउट दीज अदर रिमेनिंग मेथड्स। क्या है ये? वारंटी कार्ड्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और स्टोर आउटलेट्स एंड remaining of these. So this is it for our today's discussion. Until we meet next time, do take care. Thanks for watching. Bye bye.